हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने देखो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि प्लानिंग क्या है, ठीक है, प्लानिंग क्या होती है, और उसमें हमने क्या है कि टारगेट एरिया जो क्षेत्र थे उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि टारगेट किए गए फिक्स एरिया के क्षेत्र हैं वो टारगेट किए गए और उनके जो विकास के लिए पीछे रह गए थे कि उनके लिए क्या क्या प्लानिंग बनाई जाए, क्या क्या नियोजन किया जाए कि वो विकास की दौड़ में आगे आ सके या विकास की बराबर है वो आ सके। उसके लिए जैसे कि वही विकास में ये बताया गया था कि क्या है कि किसी भी क्षेत्र का जो विकास है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर संसाधन उपलब्ध कैसे है। संसाधन उपलब्ध होने के साथ साथ वहाँ उसके पास तकनीकी ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि संसाधन तो हो ही हो, उसके साथ साथ तकनीकी ज्ञान की भी वहाँ पर काफ़ी आवश्यकता है वो होती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्षेत्र जो विकास में पीछे रह गए हैं, यानी प्रादेशिक विषमता के उदाहरण कि एक क्षेत्र है उसमें तो ज़्यादा विकास हो गया है, एक क्षेत्र है उसमें कम विकास हो गया है। तो इस प्रादेशिक विषमता के एग्जाम्पल क्या क्या है। अब देखो, हम बात करते हैं विकास में प्रादेशिक विषमता के उदाहरणों की। तो सन 1999 में बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, अब बात हो रही है बिहार की, क्योंकि बिहार जो है वो विकास में पीछे रह रहा है। और ये बात नहीं कि बिहार में रिसोर्सेज नहीं है, बिहार में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और वहाँ पर रिसोर्स है, संसाधन है, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। या हम ये कहें कि संसाधनों की दृष्टि से विकास जो बिहार है वो एक धनी राज्य है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि वो वहां पर प्राप्त विकास है वो दूसरे राज्यों की तुलना में कम पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो ये तो विकसित राज्य है, ये इनमें विकास का स्तर है वो काफी ऊंचा है, ठीक है। लेकिन बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, यानी एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6,328 रुपए थी। यानी बिहार में एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 6,328 रुपये थी। और इसी के कंपैरिजन में दिल्ली में यह है 35,705 रुपए थी। यानी बिहार में तो है 6,328 रुपीज और दिल्ली में क्या है 35,705 रुपीज। यानी दोनों की वार्षिक आय में काफी अंतर है वो देखने को मिलता है। अब सेकंड पॉइंट आता है, देश में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल, ठीक है, देश में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल, उसमें भी केवल कुल केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मिलाकर बात हो रही है कि देश में 35 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड है कि केवल 14 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, यानी 35 राज्यों में से 14 राज्यों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 15,000 रुपए से अधिक थी। यानी देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको मिलाकर देश के 35 राज्यों में से केवल 14 राज्य ऐसे थे जिनमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 15,000 रुपए से अधिक थी, वरना बाकी राज्यों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो 15,000 रुपए से कम ही थी। 1999 एंड 2000 में जम्मू और कश्मीर, ठीक है, 1999 और 2000 में जम्मू और कश्मीर में गरीबों का प्रतिशत 3.48 था। यानी गरीबों का जो परसेंटेज है, ठीक है, गरीबों की जो परसेंटेज थी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में 3.48 था, जबकि उड़ीसा में यह 47.95% था। अब उड़ीसा और जम्मू का अगर हम संसाधनों के बेस के ऊपर कंपैरिजन करते हैं तो उड़ीसा में काफी अधिक संसाधन है वो पाए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में इतने रिसोर्सेज हैं वो नहीं पाए जाते। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में गरीबी का जो परसेंटेज था 3.48% था, और बात करें अगर उड़ीसा की तो उड़ीसा में गरीबी का जो परसेंटेज था 47.95% था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात हिमाचल प्रदेश में, यानी कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या है उसका अनुपात हिमाचल प्रदेश में
9.79%, यानी हिमाचल प्रदेश में 9.79% ही नगरीकरण है वो पाया जाता है इन 2001। ये 2001 के डाटा है, ये ठीक है, करंट के डाटा नहीं, ये 2001 के डाटा है। जबकि गोवा में यह है 49.76%, ठीक है, तो दिल्ली में 93.01% है। यानी नगरीकरण के आधार पर भी राज्यों में काफी विषमता है वो देखने को मिलती है। 6 वर्ष से अधिक आयु की देश में 1/3 जनसंख्या निरक्षर है, यानी 6 वर्ष से अधिक आयु की देश में 1/3 जो पॉपुलेशन है वो अनपढ़ है, निरक्षर है। स्त्रियों में साक्षरता दर तो और भी निराशाजनक है। अब स्त्रियों की जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो तो और भी ज्यादा क्या है, चिंताजनक है, यानी सोचनीय है। स्त्री साक्षरता का यह अनुपात, अब स्त्री महिलाओं की फीमेल लिटरेसी का यह रेशियो बिहार में 33.6% और केरल में 87.9% है। यानी बिहार में तो 33.6% है और केरल में है 87.9%, यानी अप्रोक्सीमेटली 88%। तो स्त्रियों की साक्षरता दर के आधार पर भी राज्यों में काफी विषमता है वो देखने को पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस राज्य के पास संसाधन है उसी राज्य का विकास होता है, जिस राज्य के पास संसाधन नहीं है उस राज्य का विकास नहीं होता। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो संसाधनों की दृष्टि से काफी संपन्न राज्य हैं, लेकिन फिर भी वो विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं, यानी पीछे हैं। देखो अभी तो क्या था कि आर्थिक विषमता के एग्जाम्पल दिए का डिस्कस किया था हमने स्टेट वाइज कि भाई कौन से स्टेट जो संसाधनों के मामले में संपन्न है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है कि वो विकास में है वो पीछे है, पिछड़ा हुआ है। लेकिन ये आर्थिक विषमता किन कारणों से पैदा हुई कि एक राज्य है वो तो ज्यादा डेवलप हो गया और जो एक राज्य है वो कम डेवलप हुआ। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका देश के अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों को, कि देश के जो अधिकांश पिछड़े क्षेत्र थे जो विकास की मुख्य धारा से थोड़े से पीछे रह गए थे, पिछड़े क्षेत्रों को विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी तरफ है कि कोई विशेष ध्यान है वो नहीं दिया गया। अपवाद स्वरूप कि भाई मुश्किल से ये कहें कि हम किसी एक अपवाद के कारण या बाई चांस या भूल चूक से अपवाद स्वरूप दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना को छोड़कर कि दामोदर घाटी परियोजना को छोड़कर समस्याग्रस्त प्रदेशों में कोई बड़ी परियोजना नहीं लाई गई, कि दामोदर घाटी जो परियोजना है वही जो पिछड़े क्षेत्र थे, जो समस्याग्रस्त क्षेत्र थे उसमें लाई गई। इसके अलावा इस योजना को छोड़कर और भी कोई ऐसी बड़ी योजना जो समस्याग्रस्त राज्य थे, या ये कह सकते हैं हम कि जो पिछड़े राज्य थे, जो पीछे रह गए हैं विकास की दौड़ में, उनमें कोई बड़ी परियोजना है वो नहीं लाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, अब जो सेकेंड 5 इयर्स जो प्लानिंग थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश के गिने चुने भागों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो देश के गिने चुने जो भाग थे जिनमें बड़े यानी बिग इंडस्ट्रीज, ये हम कह सकते हैं बड़े कारखाने हैं, वो स्थापित किए गए। इन उद्योगों की स्थापना से अंतर प्रादेशिक विषमता बढ़ गई और इन उद्योगों की स्थापना होने से जो राज्यों के बीच विषमता थी, जो अंतर था, वो अंतर है और ज्यादा इंक्रीज है वो हो गया। 1960 के दशक में आई हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशंस, कि 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने भी आर्थिक विषमता को बढ़ावा दिया, कि उसने भी आर्थिक विषमता को है बढ़ावा दिया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस थी, हरित क्रांति थी, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में इसका ज्यादा प्रभाव है वो देखने को मिला, कि इसने भी आर्थिक विषमता को कम नहीं किया, इसने भी उसको और ज्यादा है वो बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादन बढ़ाने की यह योजना केवल देश के निश्चित और समृद्ध क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई, कि कृषि प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने की यह जो योजना थी, प्लानिंग थी, वो देश के केवल कुछ विकसित और समृद्ध क्षेत्रों की जो पहले से ही डेवलप थे और जो मजबूत क्षेत्र थे उन तक ही यह सिमट कर रह गई।
उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण भी, अब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण भी विकास केवल सुविधाजनक क्षेत्रों में ही तेजी से हो रहा है। कि वैश्वीकरण के कारण, निजीकरण के कारण और उदारीकरण के कारण जो विकास है वो केवल सुविधाजनक जो क्षेत्र हैं, जो जिनमें आसानी से योजनाओं को लागू किया जा सकता है, या वहां पर रिसोर्सेज, हम ये कहें कि रिसोर्सेज और वो सब चीजें अवेलेबल हैं, कि वहां पर क्षेत्रों में ही हो रहा है, सभी क्षेत्रों में नहीं। जो देश के बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया है उनमें नहीं। इससे प्रादेशिक विषमता है वो बढ़ रही है। इससे प्रदेशों के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, वो और ज्यादा इंक्रीज है, वो होता जा रहा है। वरना होना क्या था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण देश के सभी क्षेत्रों का विकास है वो प्रॉपर तरीके से होना था। लेकिन ये जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण जो सुविधाजनक क्षेत्र है उन्हीं की जो डेवलपमेंट है वो हो रही है, बाकी क्षेत्रों में ऐसा है वो नहीं हो रहा है। इससे जो प्रादेशिक विषमता है वो और ज्यादा इंक्रीज है, वो हो रही है। विदेशी निवेशक भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, या हम कहें कि एनसीआर, ठीक है, और तटीय राज्यों में ही निवेश कर रहे हैं। और जो तट के साथ लगते हुए जो राज्य हैं वो उन्हीं राज्यों में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। यह क्षेत्र पहले से ही विकसित है, और एनसीआर और जो तटवर्ती जो इलाका है, यह क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र ऑलरेडी ही डेवलप क्षेत्र है, ठीक है। पक्षपातपूर्ण निवेश आर्थिक विषमता को और अधिक बढ़ाएगा, कि जो पक्षपातपूर्ण निवेश होगा वो आर्थिक विषमता को और ज्यादा ही बढ़ाएगा। ऐसा देखो, एक तो ये हो कि जो पहले से ही डेवलप है और आप उसी को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा राज्य ऐसा है जो विकास की दौड़ में पीछे है, अगर आप वहां पर कोई बड़ी योजना या आप इंडस्ट्रीज ये कहें कि आप बहुउद्देशीय परियोजना वहां पर नहीं लाएंगे तो उस क्षेत्र का विकास है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर ये पक्षपातपूर्ण निवेश होता रहा तो ये आर्थिक विषमता के गैप को और ज्यादा इंक्रीज है वो कर देगा, जिससे समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखो आता है कि ड्रॉट प्रूफ एरिया डेवलपमेंट, यानी सूखा संभावित क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 में शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1969 से 1974 तक वो चली थी। तो सूखा संभावित जो है कार्यक्रम था यह चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम, ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधनों के अभाव वाले, कि यह जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य कि संसाधनों के अभाव वाले, यानी वो क्षेत्र जहां पर संसाधनों की कमी है, अभाव वाले सूखा संभावित क्षेत्रों में, कि जहां पर सूखा पड़ता है या संभावना रहती है सूखा पड़ने की, सूखा संभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव, यानी सूखे का, ड्रॉट का जो इफेक्ट है, अर्थात गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। यानी सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, अर्थात गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के जो अवसर हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट्स के जो चांसेस हैं उनको डेवलप करना था। रोजगार के अवसर तभी पैदा होते हैं, अब रोजगार के जो अवसर होते हैं वो तभी पैदा होते हैं जब उत्पादन के साधनों को विकसित किया जाए। यानी रोजगार के अवसरों में वृद्धि है, इंक्रीज है, वो तभी होते हैं जो प्रोडक्शंस के जो साधन होते हैं। यानी आप प्रोडक्शंस को इंक्रीज कीजिए, अगर आप प्रोडक्शंस को इंक्रीज करेंगे तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि है वो हो जाएगी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में, अब जो फिफ्थ 5 इयर्स प्लानिंग थी उसमें इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया गया, कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित जो क्षेत्र था इसका जो दायरा है, यानी इसका जो एरिया है, उस एरिया को इंक्रीज है वो किया गया, और समन्वित विकास पर ध्यान दिया गया। और जो समन्वित विकास था उसके ऊपर ध्यान है वो दिया गया, जिससे भूमि और मजदूर, ठीक है, जिससे भूमि और मजदूर यानी लैंड एंड लेबर दोनों की उत्पादकता बढ़ सके। यानी भूमि की और मजदूरों की जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्शंस है, वो इंक्रीज हो सके। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की, अब जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास की, अब पिछड़े क्षेत्रों के विकास की आरंभ में इन क्षेत्रों में
सिविल कार्यों, ठीक है, सिविल कार्यों जैसे सिविल कार्यों में सिविल निर्माण कार्यों जैसे मार्ग निर्माण, कुएं खोदना, नहर पक्की करना, पंचायत घर व पशु चिकित्सालय के निर्माण आदि पर बल दिया गया। परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चरागाह क्षेत्र विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे बिजली, सड़क, पानी, ऋणदाताओं और सेवाओं पर ध्यान है वो दिया गया। कि पहले इसमें सिविल, ठीक है, सिविल सिविल निर्माण कार्यों, कि सिविल निर्माण कार्यों में जैसे मार्गों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, और फिर इसमें आधारभूत संरचनाएं जैसे बिजली है, इनके ऊपर ध्यान है वो दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की, अब जो पिछड़े क्षेत्र थे, जो बैकवर्ड एरिया थे, उनके विकास की, डेवलपमेंट की राष्ट्रीय समिति ने जब इस कार्यक्रम के प्रभावों की समीक्षा की, कि राष्ट्रीय समिति ने जब इस ड्रॉट प्रो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कार्यक्रम की प्रभावों की समीक्षा की, तो यह पाया कि जब उन्होंने इस कार्यों की समीक्षा की, भाई इन्होंने कितने जो कार्य किए हैं उनकी समीक्षा की, तो उन्होंने यह पाया कि यह कार्यक्रम केवल कृषि व उससे जुड़ी, कि यह कार्यक्रम केवल कृषि व उससे जुड़ी गौण आर्थिक क्रियाओं, कृषि और उससे जुड़ी जो छोटी आर्थिक क्रियाएं जैसे पशुपालन तथा मुर्गी पालन इत्यादि तक सिमट कर रह गया है। यह कृषि और उससे जुड़ी जो गौण क्रियाएं थी जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, उन्हीं तक यह सिमट कर कार्यक्रम है वो रह गया है। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग सीमांत भूमियों पर, कि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या की जो भोजन संबंधी जो समस्याएं हैं, यानी भोजन की जो जरूरतें हैं, भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग सीमांत भूमियों पर खेती करने के को विवश हैं, यानी जो लोग हैं वो सीमांत भूमियों के ऊपर खेती करने को विवश हैं। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है, और इससे जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बदल रहा है, वो बिगड़ रहा है। अब राष्ट्रीय समिति ने सिफारिश की अब राष्ट्रीय समिति ने जो पहले यह पाया कि यह कार्यक्रम है यह केवल कृषि और उससे जुड़ी जो गौण क्रियाएं हैं उन्हीं तक सिमट कर रह गया है, तो फिर राष्ट्रीय समिति ने यह सिफारिश की कि सूखा संभावित क्षेत्रों में खेती के अलावा, कि जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं उनमें एग्रीकल्चर के अलावा वैकल्पिक रोजगार पैदा करने की जरूरत है, कि ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार है, कि भाई खेती नहीं तो दूसरे आपके पास कोई रोजगार के अवसर हैं वो होने चाहिए, यानी वैकल्पिक रोजगार पैदा करने की जरूरत है। सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास, यानी सूक्ष्म स्तर पर संभवित यानी वाटरशेड प्रोग्राम, ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट विकास कार्यक्रम को अपनाया जाना जरूरी है, यानी छोटे स्तर पर वाटरशेड प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसको अपनाया जाना है वो जरूरी है। इन क्षेत्रों के विकास की रणनीति में, अब इन क्षेत्रों के जो विकास की प्लानिंग की गई, जो रणनीति बनाई गई, में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या, जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु और जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनर्स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, कि उनके बीच जो पारिस्थितिकीय संतुलन है उसकी पुनर्स्थापना, दोबारा से स्थापना के ऊपर विशेष जो ध्यान है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें कि सूखा संभावित क्षेत्र की पहचान। सर्वप्रथम योजना आयोग ने देश में, अब सबसे पहले योजना आयोग ने, सर्वप्रथम योजना आयोग ने देश में 67, ठीक है, 67 सर्वप्रथम योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावी जिलों के रूप में की, यानी 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित क्षेत्रों के
यानी सबसे पहले योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की सूखा संभावित जिलों के रूप में पहचान है वो उन्होंने की। इस पहचान के लिए अनेक सूचकों यानी इंडिकेटर्स को अपनाया गया था। इसके बाद से 1972 में सिंचाई आयोग ने 1972 में सिंचाई आयोग ने 30%, ठीक है, सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित जिलों का परिसीमन किया था। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान, सूखा संभावित मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, ठीक है, मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र, ठीक है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु के उच्च भूमि तथा देश के अंदरूनी शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा व उत्तरी राजस्थान के सूखा संभावित क्षेत्र सिंचाई की सुविधाओं के कारण सूखे की मार से बच जाते हैं। अब पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश, इनके पश्चिमी जो क्षेत्र हैं सूखा संभावित क्षेत्र हैं, लेकिन वो वहां पर क्या है कि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण ये क्षेत्र है वो सूखा संभावित क्षेत्रों की मार से बच जाते हैं।